हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे रसशास्त्र के रिगार्डिंग एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मूषा। मूषा को हम इंग्लिश में क्रूसिबल कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। मूषा को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। द्रव्य को सीधा अग्नि में ना रखकर किसी पात्र विशेष में रखकर, यानी कोई भी द्रव्य है उसको सीधा अग्नि में ना रखकर किसी पात्र विशेष यानी किसी वेसल में किसी पात्र में रखकर फिर अग्नि प्रदान करना। यानी कि कोई भी द्रव्य हो उसको डायरेक्ट अग्नि में ना रखकर किसी पात्र में किसी वेसल में रखकर फिर उसको अग्नि प्रदान करना, जिससे द्रव्य में किसी अन्य अपद्रव्यों का मिश्रण ना हो, जिससे जो द्रव्य है उसमें कोई और कंटेंट ना मिले। ठीक है, अगर हम उसको डायरेक्ट अग्नि में रख देंगे तो वो जल जाएगा और उसमें और भी जो कंटेंट है जैसे राख वगैरह वो सब क्या है उसमें मिल जाएगा। साथ ही पात्र अग्नि को सहन करने योग्य हो और साथ ही जो पात्र हो जो वेसल हो वो अग्नि को सहन करने योग्य होना चाहिए, अर्थात तीव्र से तीव्र अग्नि में भी वह विकृत ना हो। ऐसा पात्र विशेष को मूषा कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत से अगर हम अग्नि दे दें ज़्यादा से ज़्यादा तो भी वह विकृत ना हो, ऐसे पात्र विशेष को हम मूषा कहते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे मूषा की निरुक्ति। तो मूषा की निरुक्ति इस प्रकार है। मूषणाति दोषान मूषेयान सा मूषेति निगद्यते। मूषणाति दोषान मूषेयान सा मूषेति निगद्यते, जिसका मतलब है जो अवांछित दोषों को दूर करती हो उस यंत्र विशेष को मूषा कहते हैं। यानी जो दोषों को दूर करे किसी भी द्रव्य से उसे यंत्र विशेष को हम क्या कहेंगे, मूषा कहेंगे। फिर आता है मूषा के पर्याय यानी मूषा के सिनोनिम्स। तो मूषा के सिनोनिम्स हैं पाचनी, कुमुदी, क्रौचिका, करहाटिका, मूषा और वाहनी मित्रा। ठीक है, जो मूषा के पर्याय हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। तो जैसा कि आपने पी से पर्याय और पी से यहाँ पर लिखा है PK3MB। ठीक है, तो आपने जो मूवी देखी है ना PK, तो उसकी लास्ट में क्या है, रणवीर कपूर आता है। ठीक है, तो यानी कि हमें उससे ये मैसेज मिलता है कि जो PK2 रहेगी ना उसमें रणवीर कपूर होगा। ठीक है, तो जब PK3 बनेगी तब क्या होगा, एम बी का मतलब यहाँ पर है महेश भट्ट से। ठीक है, तो जो रणवीर कपूर है उसकी जो शादी है वो होने वाली है आलिया भट्ट से। ठीक है, तो उसके पिताजी का नाम है महेश भट्ट। ठीक है, तो जो PK3 बनेगी उसमें कौन होगा, महेश भट्ट होगा। तो PK3MB इसके पर्याय को हम कैसे याद रखेंगे, PK3MB यानी कि जो PK3 मूवी होगी उसमें महेश भट्ट होगा। तो पी से पाचनी, के से कुमुदी, के से क्रौचिका और करहाटिका, ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका K3। और MB से मूषा और वाहनी मित्रा, M से मूषा और B से बहानी मित्रा। तो ये हो गए इसके पर्याय, पाचनी, कुमुदी, क्रौचिका, करहाटिका, मूषा और वाहनी मित्रा। फिर आते हैं इसके उपादान द्रव्य यानी इसके सहयोगी द्रव्य कौन से होंगे। मूषा मेनली किन से मिलकर बनी होती है, तो वो दो कंटेंट जो हैं वो मेन है। कौन कौन से, पहला है आपका मृत्तिका यानी मिट्टी और दूसरा है लौह यानी लोहा। ठीक है, मृत्तिका और लौह जो है वो उपादान द्रव्य में आएंगे, जो कि दो मुख्य उपादान द्रव्य माने गए हैं। फिर आता है मूषा हेतु उपयोगी मिट्टी। हम जो मूषा बनाएंगे उसके लिए मिट्टी कौन सी उपयोगी होगी। ठीक है, मिट्टियों की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ठीक है, हमने सॉइल जब हमने पहले पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ते थे क्लेई सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर कुछ बताया गया है। मूषा हेतु उपयोगी मिट्टी कौन सी है, पीली मिट्टी, सफ़ेद लाल वर्ण की, पिंड रूप, बालुका रहित, तीव्र अग्नि को सहन करने वाली मिट्टी, वाल्मीक और कुम्हार की मिट्टी। ठीक है, पीली सफ़ेद लाल यानी कि पीली सफ़ेद लाल वर्ण की पिंड रूप वाली मिट्टी, बालुका रहित और तीव्र अग्नि को सहन करने वाली मिट्टी, बल्मीक और कुम्हार की मिट्टी, ये सारी मिट्टी जो है वो मूषा के लिए उपयोगी मानी गई हैं। फिर हम पढ़ेंगे मूषा के टाइप्स। तो सबसे पहले आती है सामान्य मूषा, यानी जो सामान्य मूषा है वो कैसे बनी होती है। सामान्य मूषा, सामान्य मूषा के लिए कंटेंट क्या है, दग्ध तुष यानी जली हुई भूसी। ठीक है, दग्ध मतलब जला हुआ, तुष मतलब होता है भूसा। ठीक है, तो जली हुई भूसी, क्षण तंतु। ठीक है, क्षण के रेशे, क्षण एक मटेरियल होता है तो उसके रेशे, दग्ध तुष, क्षण तंतु और लकड़ी के कोयले का चूर्ण।
जो लकड़ी का कोयला होता है उसका चूर्ण और घोड़े की लीद, इन सभी को समान भाग में लेकर, ठीक है, ये 4 कंटेंट हैं, दग्ध तुष, क्षण तंतु, लकड़ी के कोयले का चूर्ण और घोड़े की लीद, इन सभी को समान भाग में लेकर उतनी ही मात्रा में मिट्टी मिलाकर, इन चारों कंटेंट को समान भाग में लेकर उतनी ही मात्रा में मिट्टी मिलाकर इमाम दस्ते में लौह दंड से कूटकर बारीक बना लें। जो इमाम दस्ता होता है उसमें लौह दंड से कूटकर इनको बारीक बना लेना चाहिए। फिर इसमें अपेक्षित जल डालकर, यानी जितनी ज़रूरत हो उतना जल डालकर मूषा का निर्माण करना चाहिए। तो ये थी आपकी सामान्य मूषा। फिर आती है आपकी वज्र मूषा, ठीक है। तो वज्र मूषा के कंटेंट क्या क्या है? 3 भाग मिट्टी, 2 भाग क्षण तंतु, 2 भाग घोड़े की लीद और 1 भाग दग्ध तुष, 1 भाग खड़िया और आधा भाग लौह किट, ठीक है। ये सारे कंटेंट किस में आएंगे? वज्रमूषा में। और ये लौह किट, यानी लौह किट क्या होता है? जब जो लोहा होता है उसमें जो जंग लग जाती है तो उसको हम कहते हैं लौह किट। इन सभी को लेकर, इन्हें लेकर सबको कूटकर बारीक चूर्ण कर लें और ये सारे कंटेंट से क्या बनेगी? आपकी वज्रमूषा बनेगी। यहाँ पर आपको भाग पर ध्यान देना होगा, जैसे कि मिट्टी 3 भाग, क्षण तंतु 2 भाग, घोड़े की लीद 2 भाग, 1 भाग दग्ध तुष और 1 भाग खड़िया और आधा भाग लौह किट, ठीक है। तो वज्रमूषा हमारे इन सारे कंटेंट से मिलकर बनती है। फिर हम बात करेंगे पक्को मूषा के बारे में, ठीक है। तो जो पक्कू मूषा है वो कैसे बनती है? कुम्हार द्वारा निर्मित छोटे भांड के स्वरूप का मजबूत एवं पकाया हुआ मूषा। पक्कू मूषा क्या है? जो कुम्हार होता है उसके द्वारा जो छोटा सा भांड बनाया जाता है, तो उसी के स्वरूप यानी उसी के जैसा मजबूत एवं पकाया हुआ जो मूषा है वो पक्कू मूषा कहलाता है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है पक्कू, तो ये पकाया हुआ होता है, ठीक है। कुम्हार द्वारा निर्मित छोटे भांड के समान का मजबूत और पकाया हुआ मूषा क्या कहलाता है? पक्कू मूषा कहलाता है। तो गोस्तनी मूषा आता है। फिर जो गोस्तनी मूषा है वो कैसा होगा? गाय के स्तन के समान होगा, ठीक है। गोस्तनी गाय के स्तन के समान हो। लंब गोल मूषा, जिसके ढक्कन के ऊपर की रचना चोटी के समान हो, ठीक है। ऐसी आकृति वाली मूषा गोस्तनी मूषा कहलाती है। यानी जो गोस्तनी मूषा है वो गाय के स्तन के समान होगी और लंब गोल यानी लंबी और गोल होगी, जिसके ढक्कन के ऊपर, जो उसका ढक्कन होगा उसके ऊपर क्या है? चोटी के समान रचना होगी और ऐसी आकृति वाली मूषा को हम गोस्तनी मूषा कहते हैं। फिर आती है वृंताक मूषा। तो आपको पता है वृंताक जो है वो हम बैंगन को कहते हैं, तो ये बैंगन की आकृति वाली होगी। जो वृंताक मूषा है वो बैंगन की आकृति की मूषा बनाकर इसमें 12 अंगुल की नली लगाएं, ठीक है। यानी बैंगन की आकृति की हम मूषा बनाएंगे, इसमें 12 अंगुल की नली लगाएंगे, जिसका जो ऊर्ध्व भाग यानी ऊपर वाला भाग होगा वो धतूर पुष्प के समान हो और यह भाग मूषा के मुख के साथ दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ हो। और ये जो भाग है यानी धतूर पुष्प के जो समान है ऊपर वाला भाग, यह भाग मूषा के मुख के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस 8 अंगुल होना चाहिए और जो नली है वो दोनों ओर से खुली होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी वृंताक मूषा। फिर आती है आपकी मल मूषा। तो मल मूषा में क्या है? 2 दृढ़ मृत्तिका शराव को आमने सामने से जोड़कर जब संपुट की आकृति बनाते हैं तो इसे मल मूषा कहते हैं। एक्चुअली इट इज संपुट। यानी कि मल मूषा क्या है? जब 2 दृढ़ मृत्तिका शराव, यानी कि जो 2 शराव होते हैं, मजबूत मिट्टी के 2 दृढ़ यानी 2 मजबूत मिट्टी के शराव को एक साथ आमने सामने जोड़ देते हैं, तब जो संपुट बनता है ना, तो उसी की आकृति वाले मूषा को हम मल मूषा कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी लैब वगैरह में जो सराव संपुट देखा होगा, ये बिल्कुल वैसी ही होती है। मल मूषा जो है बिल्कुल शराव संपुट जैसी ही होती है। फिर हम बात करेंगे महामूषा के बारे में। महामूषा जिस मूषा का तल भाग संकीर्ण, यानी जिस मूषा का जो बेस होगा वो संकीर्ण होगा, कुरपर आकार यानी जो कोहनी है उसके आकार का होगा, तथा ऊपर का भाग क्रमशः विस्तृत हो, या और जो ऊपर का भाग हो वो विस्तृत हो यानी बड़ा हो और देखने में बड़े वृंताक की तरह स्थूल हो और देखने में जो बड़ा बैंगन है उसकी तरह मोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? महामूषा कहते हैं। फिर हम देखेंगे योग मूषा के बारे में। तो योग मूषा क्या है? कोयले एवं तुष की राख, ठीक है। ये कैसे बनती है? कोयले एवं तुष की राख
मिट्टी, बल्मीक मिट्टी तथा उपयुक्त विड सभी समान भाग में लेकर एकत्र कूट पीसकर मूषा का निर्माण कर उस मूषा के अंदर बाहर विड का लेप कर दें, इसे योग मूषा कहते हैं। ठीक है। और ये इसका क्या है, इसका ये इम्पोर्टेंट फीचर है कि उस मूषा के अंदर बाहर विड का लेप कर दें। ठीक है। विड का लेप उस मूषा के अंदर और बाहर करेंगे तो उस मूषा को हम क्या कहेंगे, योग मूषा कहते हैं। तो अब हमने जितनी भी मूषा देखी हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, तो उनके हम उपयोग को देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती हैं। तो पहली है हमारी वज्र मूषा। ठीक है। तो वज्र मूषा प्रयोग होती है सत्तोपातनार्थ। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे, सत्तोपात। ठीक है। तो जो हमारी पहली मूषा है वज्र मूषा, उसके लिए आप याद रखेंगे सत्तोपात, यानी ये सत्तोपातन के लिए यूज होती है। ठीक है। और जो पक्व मूषा है वो पोटली रस को पकाने के लिए यूज होती है, यानी पा से पक्व और पा से पोटली रस। ठीक है। तो पा से पक्व, जो पक्व मूषा है वो पोटली रस पकाने के लिए होती है। जो गोस्तनी मूषा है वो सत्व द्रावणार्थ के लिए उपयोग होती है। ठीक है। तो आपको पता है जो गाय के स्तन से क्या निकलता है, दुग्ध निकलता है। तो दुग्ध कैसा होता है, द्रव, द्रव फॉर्म में होता है। ठीक है। तो ये सत्व द्रावणार्थ में उपयोग होती है। फिर आता है आपका वृंताक मूषा। वृंताक मूषा खरपर सत्वपातन के लिए उपयोग होती है। ठीक है। वृंताक के लास्ट में क्या आ रहा है, आपका का आ रहा है, तो का के बाद क्या आता है, खा। ठीक है। तो खरपर सत्वपातन के लिए उपयोग होती है कौन सी मूषा, वृंताक मूषा। फिर आती है आपकी मल मूषा। तो मल मूषा आपकी किसके लिए प्रयोग होती है, परपटी स्वेदनार्थ। ठीक है। परपटी स्वेदनार्थ के लिए जो आपकी मल मूषा है वो प्रयोग होती है। महामूषा आपकी प्रयोग होती है लौह द्रावणार्थ और अभ्रक सत्व निर्हरणार्थ। इसके लिए आप याद रख सकते हैं महल। ठीक है। इसके लिए आप याद रख सकते हैं महल, यानी जो महामूषा है वो आपकी लौह द्रावणार्थ और अभ्रक सत्वपातनार्थ के लिए, अभ्रक सत्व निर्हरणार्थ के लिए प्रयोग होती है। और जो आपकी योग मूषा है वो पारद की सिद्धि के लिए प्रयोग होती है। ठीक है। आपको पता है जो योगी लोग हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग करते हैं, तो इसीलिए जो योग मूषा है वो आपकी पारद की सिद्धि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। तो आपका ये टॉपिक जो मूषा है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।